नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है शराब और सबाब और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, चौथा पार्ट शुरू करते हैं। आज बच्चे आराम से स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, जबकि रोज़ तो भागते से बस पकड़ते थे या फिर कभी बस छूट भी जाती थी और धीरज को गाड़ी से उन्हें छोड़ना पड़ता था। तभी कुछ ही देर बाद उनके स्कूल की बस आ गई और बच्चे टाटा बाय बाय कहते हुए चले गए। रोमा ने कहा, मैं सब्जी ले आती हूँ। माँ, आप जब तक नहा के पूजा कर लो। राधा दाल चावल देख लेगी। आज दिन में मार्केट चलेंगे, राधा के लिए कुछ कपड़े भी तुझे लाने हैं। नहीं माँ, मैं आपके कपड़े ही पहन लूँगी, नए लाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, सुबह मंडी में सब्जियाँ ताज़ा मिलती हैं, कहकर रोमा सब्जी लेने चली गई। माँ जी, पराठे तो बन गए सारे, आप दाल और चावल निकाल करके दे दीजिए तो मैं बीन कर चढ़ा दूँगी, राधा ने कहा। तभी धीरज ने रोमा को आवाज़ दी और बोला, रोमा ज़रा तौलिया देना। तब धीरज की माँ ने राधा से कहा, राधा मैं देखती हूँ चावल दाल, अब तू तब तक ये लाल वाला तौलिया जो खूंटी पर टंगा है जाकर उसे दे दे। जी माँ जी। ये कहकर राधा तौलिया लेकर धीरज को देने चली गई, पर धीरज ने राधा को देखते ही उसे भी बाथरूम में ही खींच लिया और उसे अपने बदन से चिपका लिया। राधा बोली, क्या कर रहे हो आप। अभी माँ ने क्या कहा आपसे। मैं आपकी बेटी हूँ, अगर माँ ने देख लिया तो। धीरज, खबरदार जो मेरे को पापा कहा, कान खोल कर सुन ले। ये पापा शब्द सिर्फ तू रोमा के आगे बोलेगी, बाकी तो तू मेरी रानी है, मेरी परी है, मेरे दिल की परी। कुछ समझी। हाँ, मैं आपकी रानी हूँ और आपके दिल की परी भी हूँ, और इसीलिए आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत भी है, और मैं अपने होते हुए आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तेरे बिना नहीं रह सकता, और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मैं भी नहीं रह सकती। लेकिन हमें अपना दायरा समझना होगा, क्योंकि आपकी माँ ने भी मुझे बेटी कहा है, इसलिए आप मेरे भाई हुए, और वैसे भी मैं आपको बाप भाई सब आपको ही मानती हूँ। हमारे और आपके बीच के रिश्ते को जो नया नाम दिया है, उस रिश्ते को भी निभाना होगा। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे आज से मेरे भाई बहन हैं, उनके भविष्य को भी तो बनाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस नाजायज़ मोहब्बत के कारण आपका घर बर्बाद हो जाए और बच्चे बिगड़ जाए। और अगर आपकी माँ को इस बारे में पता चला तो बुढ़ापे में उनको कितनी तकलीफ़ होगी, और क्या पता वो ये सब बर्दाश्त भी कर पाएँ या नहीं। धीरज, बच्चों और माता पिता से ही घर संसार और खुशहाल परिवार होता है। बच्चों से ही घर की खुशियाँ होती हैं। ये जवानी की मस्ती तो 2 पल की खुशी देती है, लेकिन एक परिवार का प्यार हमेशा कायम रहता है और ज़िंदगी में आखिरी क्षणों तक हमें एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी खुशी देता है, और यही खुशी हर इंसान का लक्ष्य होती है। मेरी मजबूरी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है धीरज, लेकिन यह मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि आप ही मेरा सहारा हैं। आप मुझे यहाँ तक लाए, मुझे आसरा दिया, मुझे माँ से मिलवाया, मुझे 2 प्यारे प्यारे भाई बहन दिए। धीरज, आप मेरे पिता से भी बढ़कर हो, मेरे भगवान हो। देख, मुझे इतना ऊंचा मत मन उठा, क्योंकि मुझे भगवान नहीं बनना है। मुझे तो बस तू एक इंसान ही बना रहने दे, जिससे कुछ गलतियाँ भी होती हैं। यह कहते हुए धीरज ने राधा के लबों को चूमते हुए अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। तभी माँ ने राधा को आवाज़ दी और मजबूरन धीरज को राधा को छोड़ना पड़ा, और राधा आई माँ जी कहते हुए धीरज के बाहुपास से मुक्त हो गई। धीरज की बाहों से छूटकर राधा वापस माँ के पास आ गई। माँ ने कहा, बेटा ये चावल दाल मैंने निकाल दिए हैं, बीन कर इन्हें चढ़ा देना। तब तक बेटा मैं नहा धोकर थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ। जी माँ जी, राधा ने कहा। माँ जी नहा धोकर पूजा करने लगी, और तब तक राधा ने दाल और चावल बना दिए थे। अब खाने का पूरा काम खत्म हो गया था। राधा झाड़ू उठाकर झाड़ू पोछा करने लगी। तब तक रोमा सब्जी लेकर वापस आ गई।
तब तक राधा ने झाड़ू लगा ली थी और पोछा लगा रही थी। रोमा ने आते ही देखा और बोली, अरे बिटिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं आ ही रही थी, रुको थोड़ी देर, मैं करवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं कर लूँगी। सुन राधा, तू सुबह से लगी हुई है और सारा काम कर लिया है, अब जो थोड़ा सा पोछा बचा है उसे मैं कर लूँगी। नहीं, आप कोई दूसरा काम कर लो, बस पोछा ही तो होना है, वो होने ही वाला है। धीरज भी रेडी होकर बाहर आ चुका था और उसने कहा कि रोमा, मुझे खाना लगा दो और मेरा टिफ़िन भी पैक कर दो। रोमा किचन में धीरज के लिए खाना लगाने गई तो धीरज ने राधा को पकड़ते हुए कहा, आज तो तुम बच गई हो, पर शाम को तैयार रहना। अब और सब्र नहीं होता राधा, और मत तड़पाओ मुझे। तभी धीरज के माँ के खांसने की आवाज़ आई। माँ पूजा करके इधर ही आ रही थी तो धीरज ने तुरंत राधा को छोड़ दिया और राधा पोछा लगाने लग गई। खाना खाकर टिफ़िन लेकर धीरज अपने काम के लिए निकल गया। रोमा ने फटाफट सारी सब्जियां धो डाली। राधा ने सारा पोछा लगा दिया था। रोमा नहाने चली गई और दूसरे बाथरूम में राधा भी नहाने चली गई। रोमा जाने से पहले अपना एक कुर्ता राधा के लिए निकाल कर रख गई थी, क्योंकि राधा अपने साथ कोई भी कपड़े लेकर नहीं आई थी। वह जो कपड़े पहन कर आई थी सिर्फ उसके पास वही कपड़े थे। जब राधा नहाकर बाहर निकली तो धीरज की माँ हंसने लगी और बोली, अरे राधा बिटिया, तुमने रोमा के कपड़े पहन लिए तो तुम कैसी लग रही हो? कहाँ रोमा इतनी मोटी और कहाँ तुम एकदम पतली, छरहरा बदन। इसके कपड़े तुम्हें नहीं आते। चलो खाना पीना कर लो, फिर दोपहर में जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लाना। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। राधा बोली, माँ लाओ कपड़े धो देती हूँ। रोमा ने कहा, अरे नहीं, अब तुम बहुत काम कर चुकी हो बिटिया, तुम थक गई होगी, तो आप खाना खाकर आराम करो। कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ, हाथों से कपड़े क्यों धोने हैं। और रोमा ने सारे कपड़े इकट्ठे करके मशीन में डाल दिए और राधा से कहा, राधा बिटिया, तुम्हारे कपड़े भी ले आओ। राधा ने कहा, माँ मैंने अपने कपड़े धो दिए हैं। अरे तुम्हें हाथ से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम सारे कपड़े मशीन में ही धोते हैं। वो तो ठीक है माँ, पर मुझे हमेशा अपने घर पर भी नहाते टाइम ही कपड़े धोने की आदत है, इसलिए मैंने धो दिए। चलो कोई बात नहीं, पर आगे से कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में सब कपड़े धुल जाएंगे। ठीक है माँ। सब ने मिलकर खाना खाया और फिर इधर उधर की बातें की और फिर मार्केट जाकर राधा के लिए कुछ कपड़े ले आए। राधा शहर के मार्केट की चकाचौंध देखकर चौंक गई। इतना बड़ा मार्केट, इतने सारे कपड़े। राधा ने तो कभी अच्छे कपड़े पहने ही नहीं थे और आज उसने इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे थे। वह मना कर रही थी कि मुझे सस्ते कपड़े ही दिलवा दो, लेकिन रोमा ने कहा, ये ज़्यादा महंगे नहीं हैं। राधा के लिए 3-4 जोड़े सूट लेकर आ गई। दोपहर में बच्चे स्कूल से आ गए। राधा बच्चों के साथ थोड़ी देर खेली, फिर उन्होंने होमवर्क किया। फिर शाम को राधा और रोमा ने मिलकर खाना बनाया और खाना बनाकर वो फ्री हो गए थे। तभी धीरज आ गया। रोमा ने कहा, आप चाय पियेंगे या सीधा खाना खाएंगे? धीरज ने कहा, अगर माँ को चाय पीनी है तो मैं भी पी लूँगा, वरना खाना ही खा लूँगा। और माँ से पूछता है, माँ आप चाय पियेंगे क्या? माँ ने कहा, नहीं बेटा, हमने आज दिन में चाय पी ली थी, आज तो थोड़ा लेट आया है, अब तो खाना ही खाएंगे। तब रोमा ने पूछा, तो खाना लगा दूँ आपके लिए? धीरज ने कहा, अरे अभी आया हूँ, थोड़ा फ्रेश होने दो, बैठने दो, आराम करने दो, खाना ही तो खाना है, खा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। तभी बच्चों के कमरे से राधा बाहर आई। राधा को देखते ही धीरज की आंखों में चमक आ गई। जब धीरज की नज़र राधा के कपड़ों पर गई तो धीरज की हंसी छूट गई और हंसते हुए धीरज ने कहा, रोमा ये तुमने राधा को क्या बना दिया है? अपना कुर्ता पहना के देखो तो कितना ढीला है, इसके ऊपर अच्छा भी नहीं लग रहा है। अपने लिए लाए पॉली बैग से एक सुंदर सा सूट निकाल कर राधा को देते हुए कहा, ये लो राधा, ये मैं आते टाइम मार्केट से लेकर आया हूँ, मुझे याद आया कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं इसलिए। रोमा देखो तो सही है या नहीं?
रोमा ने कहा, अजी आप लाए हो तो अच्छा ही होगा, आपकी पसंद तो है ही अच्छी। और माँ की तरफ देखकर बोली, क्यों माँ, सही कहा ना। इतना सुनते ही धीरज ने राधा की तरफ आंख मारी और इशारे से कहा, तुम भी मेरी पसंद हो। राधा ने तुरंत रोमा और माँ की तरफ देखा कि कहीं उन्होंने धीरज को देख तो नहीं लिया, लेकिन उन दोनों का ध्यान तो सूट देखने में था। ये देखकर राधा की जान में जान आई। तब धीरज ने कहा, राधा जाओ और पहन कर दिखाओ, ये सूट तुम पर कैसा लगेगा। राधा ने कहा, कल स्नान करके पहन लूँगी, आज तो ये पहना हुआ है वो ही सही है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तो तुम पहन के दिखाओ, ताकि मैं इसी माप का कल और कपड़े ला सकूँ। क्यों राधा। धीरज, आपको और कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम मार्केट गए थे और राधा के लिए 3-4 जोड़ी कपड़े लेकर आ गए हैं। वो तो राधा ने कहा कि मैं कल पहन लूँगी, बस इसलिए उसने नहीं पहने। अच्छा अच्छा, तो दिखाओ ज़रा कैसे कपड़े लाए हो राधा के लिए। रोमा राधा के लिए लाए हुए कपड़े लेने गई और माँ जी भी रूम से बाहर निकल गई। तो धीरज ने मौका पाकर राधा को अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके होठों पर किस करने लगा। राधा ने छूटने की कोशिश करते हुए कहा, पापा कोई देख लेगा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। चल आई बड़ी पापा वाली, और सुन, आज रात को तू मुझे इसी सूट में मिलना मेरी रानी। और राधा को साइड में बैठा दिया। जब रोमा कमरे में आई तो धीरज राधा की पीठ पर हाथ फेर रहा था। रोमा को देखकर राधा से बोला, जाओ बेटा पहन कर आओ। फिर रोमा की तरफ देखते हुए कहा, रोमा तुम बोलो ना राधा को सूट पहन कर दिखाए, तुम्हारे कहने पर ही जाएगी ये। जाओ बिटिया पहन आओ, इनका बहुत मन है। राधा रोमा की बात मानकर सूट बदल कर आ गई। राधा को देखकर धीरज का दिल मचलने लगा। रोमा धीरज को राधा के कपड़े दिखाने लगी, पर धीरज का अभी ध्यान सिर्फ और सिर्फ राधा पर ही था। धीरज ने कहा, वाह भाई, तुम भी बहुत अच्छे कपड़े लाए हो, पर मेरा लाया हुआ सबसे अच्छा है ना राधा। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। रोमा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब फटाफट से खाना ले आओ। आज बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं थक रहा हूँ, खाना खाकर जल्दी सोना चाहता हूँ। राधा ने कहा, माँ आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे तुम अकेली कब तक लगी रहोगी, चलो हम दोनों मिलकर खाना लेकर आते हैं। माँ आपके लिए भी खाना लगा दूँ, रोमा ने माँ से पूछा। हाँ लगा दे रोमा। राधा ने रोमा के साथ मिलकर सबके लिए खाना परोसा और फिर सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर राधा ने बर्तन साफ किए और सभी अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अब धीरज सबके सोने का इंतजार करने लगा और खुद भी सोने का नाटक करने लगा। जब धीरज ने देखा कि सभी सो गए हैं तो चुपके से उठकर राधा के रूम में गया, लेकिन वहाँ तो राधा थी ही नहीं। अब धीरज को गुस्सा आने लगा। इस लड़की को मैंने कहा था, लेकिन न जाने कहाँ छुप गई, अब कहाँ गई होगी। धीरज ने जाकर अपनी माँ के रूम में देखा तो राधा माँ के कमरे में सोफे पर सो रही थी। धीरज चुपके से माँ के रूम में गया और राधा को जगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। तभी माँ ने करवट बदली और धीरज सहम गया। तभी माँ को खांसी आना शुरू हो गई। धीरज तुरंत वापस पलटा और गेट से बाहर निकल गया। खांसी की आवाज़ सुनकर राधा उठ गई और जग से पानी का गिलास लेकर माँ को दिया। धीरज की माँ ने राधा से कहा, राधा बिटिया मैं सो जाऊंगी, आप आराम से जाकर अपने कमरे में बेड पर सो जाओ। नहीं माँ, मैं यहीं सोऊंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो अभी आपको खांसी आ रही थी ना। अरे बिटिया बुढ़ापा है, इतनी खांसी तो आएगी ही, तू मत अपनी नींद खराब कर। दिन भर में तू थक गई होगी, आज तूने बहुत सारा काम किया है, तू जा और जाकर सो जा आराम से। राधा सोच रही थी कि अगर आज मैं जाकर सो गई तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं अब अकेली कभी नहीं सोऊंगी। धीरज को मौका ही नहीं देना है मुझे जिससे कि वो कुछ भी कर सके। उधर धीरज कमरे से बाहर राधा की बातें सुनकर जल रहा था। मैंने इस लड़की को कहा था
कि मुझे आज उसके साथ सोना है, लेकिन यह तो माँ की सेवा में लग गई है। मैं इसे माँ की सेवा के लिए लाया था या अपनी? मुझे इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। राधा ने कहा, माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गांव में तो वैसे भी मैं कभी ज़मीन पर तो कभी चारपाई पर सोई थी। अब तो यह सोफ़ा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उस पर मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ रही है। अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता है, कभी अकेली सोई नहीं ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पास सोऊंगी। और वैसे भी जब आपको खांसी आएगी तो आपको देख भी लूँगी। प्लीज़ ना माँ। अच्छा चल ठीक है, वैसे तू जिद्दी बहुत है। धीरज मन महसूस कर रह गया और अपने कमरे में चला गया। अब रोज का ही ये रूटीन बन गया था। राधा उठकर चाय बनाती, धीरज की माँ को पिलाती, खुद भी पीती और धीरज और रोमा के लिए भी चाय बनाती। बाद में रोमा बच्चों को तैयार करने में लग जाती और राधा और धीरज की माँ मिलकर खाना बनाने लगती। फिर रोमा और राधा मिलकर घर के बाकी सारे काम निपटा लेते और दोपहर में सब मिलकर आराम करते। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। 10 दिन लगभग बीत चुके थे। राधा अक्सर धीरज से बचने की ही कोशिश किया करती थी। वह कोशिश करती कि वह अकेली कभी भी धीरज के पास न जाए। एक दिन सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद राधा और माँ दोनों रसोई में बातें कर रही थी और काम भी कर रही थी। रोमा बाजार गई हुई थी सब्जी लेने। रोमा अक्सर सुबह के समय ही सब्जी लेने जाया करती थी, क्योंकि सुबह ताज़ा सब्जी मिलती थी। धीरज की माँ ने कहा, राधा बिटिया, तेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। आज तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप मेरे लिए चाय बना दे। राधा ने कहा, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ बिटिया तू चाय बना ले, तब तक मैं नहा कर आती हूँ, फिर नहा के चाय पीऊँगी। आज शरीर थोड़ा थका थका सा हो रहा है तो चाय पीने का मन कर रहा है। तभी धीरज के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। अरे बेटा देख, धीरज का फ़ोन बज रहा है, जा उसे फ़ोन दे दे, क्योंकि अगर कहीं कोई ज़रूरी कॉल होगी तो चिल्लाएगा कि बताया क्यों नहीं। जी अभी देकर आती हूँ, राधा ने कहा और मजबूरी में एक बार फिर से उसे धीरज के पास जाना पड़ा। राधा ने बाथरूम का दरवाजे का कुंडा खटखटाया और कहा, ये लीजिए आपका फ़ोन, किसी की कॉल आ रही है। इस समय धीरज बाथरूम में नहा रहा था। किसका फ़ोन है? धीरज ने राधा के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा। अरे राधा, ये तो तेरे भाई का फ़ोन है। भाई का नाम सुनते ही राधा को शौक लगा और वो वहीं रुक गई। हेलो भाई राजन, कैसे हो? मैं मस्त हूँ, पर तुम सुनो, तू राधा को लेकर तुरंत वापस गांव आ जा। राजन की उधर से आवाज़ आई। धीरज समझ गया कि कोई नई खुरापात राजन के दिमाग में है, तभी वो राधा को वापस गांव आने को कह रहा है। ज़रूर उसमें कोई गहरी चाल है उसकी। उसने फ़ौरन मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया और राधा से बोला, सुन, तेरा भाई तेरे को वापस बुला रहा है। हाँ अब बोल, क्या कहना है? पहले मैंने सुना नहीं कि तूने क्या कहा है। अरे यार, मैं राजन बोल रहा हूँ। राधा इस समय कहाँ है? अगर वो तेरे साथ है तो तू फ़ौरन उसे लेकर गांव आ जा, और अगर तू न आ सके तो मेरे को अपना पता ठिकाना बता दे, मैं ही आ जाता हूँ शहर। पर क्यों? तू तो राधा से पीछा छुड़ाना चाहता था ना, फिर ये अचानक तुझे उसकी याद कैसे आ गई? अरे यार, मुझे क्या मालूम था कि उसका एक ऐसा रिश्ता भी आ सकता है मेरे पास जो उसे अपने साथ भी ले जाएगा और मुझे पैसे भी देगा। मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? यार, एक ऐसा रईस गांव में आया है जिसके पास खूब सारी नोटों की गड्डियां हैं। उसे कुछ जवान लड़कियों की ज़रूरत है। वो उन्हें बम्बई जैसे बड़े शहर में ले जाएगा और सभी लड़कियां बड़े बड़े होटलों में नाचेंगी गाएंगी, बढ़िया बढ़िया भोजन होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिल्मों में भी उन्हें काम मिल सकता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, पर इसमें तेरा क्या फ़ायदा है? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं राजन राधा को वापस बुलाकर क्या करने वाला है। तो दोस्तों, कहानी अब तक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।